Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था क्लास 12th का पहला चैप्टर और कोल्ड वॉर के बारे में. हमने ये जाना कोल्ड वॉर क्या थी, कोल्ड वॉर कैसे बिगिन हुई है, ठीक है, कोल्ड वॉर के अलायंसेस क्या क्या थे, ठीक है, एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट डेटरेंस का कॉन्सेप्ट. हमने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा, हमने यूरोप में कोल्ड वॉर कैसे ऑपरेट कर रही थी उसके बारे में पढ़ा, हमने आर्ममेंट डिसआर्ममेंट के बारे में पढ़ा, हमने मिलिट्री अलायंसेस के बारे में पढ़ा. सो वी समहाउ फिनिश्ड what about the meaning of cold war and how it was operating in the entire world. ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर को चैलेंज करने के लिए, चैलेंज वुड बी द राइट वर्ड, एक नया ग्रुप फॉर्म होता है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स इंडिया एंड हाउ इंडिया प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन फॉर्मुलेटिंग दैट ग्रुप. हमने पढ़ा था वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है. यूएस का ब्लॉक हो गया है, यूएसएसआर का ब्लॉक हो गया है, कंट्रीज ने साइड चूज कर ली हैं, ठीक है. लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया भी तो था, हमारा देश भी तो कुछ कर रहा होगा तब. 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, ठीक है. 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, ठीक है, और ये ब्लॉक सिस्टम की धीरे धीरे फॉर्मुलेशन शुरू हो जाती है. इंडिया वॉज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री. ज़्यादा अमीर तो हम थे नहीं, ज़्यादा अमीर क्या, बिल्कुल ही अमीर नहीं थे हम. वी डिड नॉट हैव मनी, वी डिड नॉट हैव एजुकेटेड पॉपुलेशन, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग. ओके, सो ब्लॉक्स को भी लगता है कि हाँ ठीक है, ये नई कंट्री है, ये भी इकोनॉमिक एड या फॉर हेल्प किसी ना किसी ब्लॉक को चुन लेगी. बट इंडिया वॉज नॉट द वन डिजाइन टू डू दिस. तो इंडिया डिड नॉट फॉलो दिस. वॉट हैपेंड वॉज it led to the establishment or formulation of non-aligned movement या फिर जिसे हम बोलते हैं NAM. Just a second guys. हाँ, जिसे हम बोलते हैं what is not operating. हो गया. हाँ ठीक है, rise of NAM and challenge to bipolarity. अब NAM क्या था, नैम क्यों आया, नैम आज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत ज़रूरी सवाल है किस, और हमारी कंट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नैम ओरिजिनेट्स एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस होती है. अब आप देखोगे ना 1940s और 50s में कलोनियलिज्म का एक तरह से एंड हो रहा था. जो ट्रेडिशनल सेंस का कलोनियलिज्म है, जैसे यूएस का, ब्रिटेन का कलोनियलिज्म है, फ्रांस का है या स्पेन का है, तो ये लोग जो है उसको किसी एंड हो रहा है, और कंट्रीज जो थी वो धीरे 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 करके इंडिपेंडेंट हो रही थी, स्पेशली द कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका. सो दीज वर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज. व्हाट दे डिड वाज दे हैड अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है. इट वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया इन 1955. बांडुंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं. यहाँ पे सीड सो होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, और इसकी फॉर्मुलेशन जो फॉर्मल तौर पे होती है, यूगोस्लाविया वाज अ कंट्री अर्स्टवाइल, नाउ इट्स नॉट. इसकी कैपिटल थी बेलग्रेड. 1961 में यहाँ पे फॉर्मली नैम इस्टेब्लिश होता है. अब आप देखोगे फाउंडिंग फादर्स में जोसेफ ब्रोस टीटो, ही वाज यूगोस्लावियन, ओके. पंडित नेहरू हमारे यहाँ से, सुकर्नो इंडोनेशिया से, क्वामे नक्रूमा घाना से, और गमाल अब्दुल नसीर इजिप्ट से. ये पांचों के पांचों ना, they were very good friends, sort of common ideologies and stuff like that. So they made a coalition sort of thing, and they started brewing the idea of NAM. क्वामे नक्रूमा जो हैं, he is a very important theorist आगे जाके political science में, क्योंकि ये न्यू कलोनियलिज्म की थ्योरी इन्होंने दी है. तो ये बनते हैं. अब अगर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स भी होंगे कि वो क्या उसको डिफरेंशिएट करती है ब्लॉक सिस्टम से, ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो बड़ी नई नई आज़ाद हुई हैं. इंडिया वॉज अ वेरी न्यू नेशन. सिमिलरली यूगोस्लाविया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया डच से आज़ाद हुई थी. बड़ी नई नई नेशंस हैं, तो इनको डर था कि अगर हम कोई ब्लॉक ज्वाइन कर लेंगे तो हम अपनी जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब द पावर टू मेक योर ओन डिसीजंस एज अ नेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हम
लूज कर देंगे क्योंकि हम पावर ब्लॉक्स में आ जाएंगे, उनकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी हो जाएगी, वो हमको इन्फ्लुएंस करेंगे। सो व्हाट दे डिड वाज, तो नैम फॉर्मुलेट होता है सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स पे। दूसरा प्रिंसिपल बना ऑफ द इक्वालिटी अमंग ऑल रेसेस एंड नेशंस। अगर आप कभी इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, जो नेशंस है ना कभी इक्वल आपको सीम नहीं करेंगे। क्या यूएस की पावर फीजी जितनी है? क्या यूएस की पावर जो है या इंडिया की पावर जो है वो भूटान जितनी है या नेपाल जितनी है? नो, इट इज़ नॉट। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ज्योग्राफी में भी, मिलिट्री पावर में भी, इकोनॉमिक पावर में भी, देयर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। लेकिन जो नैम बना उसने बोला कि नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए नेशंस में, चाहे कोई देश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो किसी साथी देश को अपने बराबर ही समझेगा। तो यूएस और यूएसएसआर सुपर पावर्स नहीं हैं, दे आर जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इट्स नॉट राइट, रैदर देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग नेशंस। और उन्होंने बोला नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस इनटू द टेरिटोरियल अफेयर इंटरनल और ऑफ अनदर कंट्री। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो पावर ब्लॉक्स थे ना, यूएसएसआर और यूएसए, ये अपनी लड़ाई अपनी ज़मीन पे नहीं लड़ते थे। व्हाट दे डिड वाज, ये लोकल टर्फ पे जाके रीजनल राइवलरीज को प्रोपेल किया करते थे और रीजनल राइवलरीज के थ्रू ये फाइट आउट करते थे, वियतनाम में, कोरिया में। नैम, द पीपल हु फाउंडेड नैम, द फाउंडर्स, दे डिड नॉट लाइक दिस। जैसे कि आप अपनी लड़ाई को इनके इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व मत करो, इनके इंटरनल मैटर्स को नेशन स्टेट्स के एक सुपर पावर या कोई भी ब्लॉक जो है वो डिक्टेट नहीं करेगा। ठीक है, इनिशियली अब ये दिस वाज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। जो लेटेस्ट समिट है नैम की, 18th समिट जो है वो बाकू इज अ कंट्री, कैपिटल ऑफ कंट्री अजरबैजान, एशिया में ये कंट्री, ठीक है, यहाँ पे हुई थी विद द थीम अपहोल्डिंग बांडुंग प्रिंसिपल्स to ensure concerted and adequate responses to the challenges of the contemporary world. This was basically to introspect on the relevance of NAM, how it can handle the contemporary challenges. अब presently 120 member states हैं, 17 observer states हैं और 10 intergovernmental organizations जो हैं वो इस organization की part हैं। ये हमने जाना NAM की हिस्ट्री के बारे में, NAM कैसे ओरिजिनेट होती है, क्यों ओरिजिनेट होती है। ये नई नई कंट्रीज बनी थी, किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, अपनी इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रखना चाहती थी, अपनी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखना चाहती थी, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती थी और किसी भी फॉरेन पावर के अंडर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ये नए नए आज़ाद हुए थे और फॉरेन पावर से इनका मोह जो था वो भंग हो चुका था। ठीक है, सो हियर वी सॉ एवरीथिंग अबाउट नैम। ओके, now let's move ahead and here first summit मैंने बता दिया initially 25 members थे, अब मैंने बता दिया 120 members है। जोसेफ ब्रोज टीटो, स्लाविया, पंडित नेहरू, अब्दुल नसीर, सुकर्नो एंड क्वामे नक्रूमा। Okay, these are the founders. Now let's us discuss in detail why did NAM emerge. Okay, मैंने बताया very newly independent countries from colonial powers Britain and France. For example 1960 में itself अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 16 नए देश बनते हैं जो और वो दे फियर्ड कि अगर हम कोई ब्लॉक जो है ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी फ्रीडम फिर चली जाएगी। दे डिड नॉट वांट टू लूज दैट। ओके, सो दे डिड नॉट वांट टू ज्वाइन हैंड्स विद एनी वन ब्लॉक। अब क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर की टेंशंस भी बढ़ी थी और उसके वाइडनिंग अरीनास थे। अब इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड वॉर अपने पीक टाइम पे ऑपरेट करके कोल्ड वॉर चल रही है, उनकी उनसे नहीं बन रही, इनके अलाइज भी पावर में इन्वॉल्वड है। ये नई नई कंट्रीज हैं, है ना, पैसे नहीं है इनके पास, जुम्मा 4 दिन हुए इनको आज़ाद हुए, ये अपने आप को ना इन टेंशंस में, वर्ल्डली टेंशंस में इनगल्फ नहीं करना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट कि हम किसी और की राइवलरी हम फाइट आउट करें। They wanted to concentrate on their own development, on their own, state, on their own nation first, rather than indulging in these Cold War tensions. They did not want that. That is why they found that. Then I told you cooperation among these 5 founder countries. Okay? कि इन 5 जो लीडर्स थे, इनकी अच्छी कोऑपरेशन थी, अच्छी बनती थी,
That is why they thought that, you know, there should be some sort of organization which could come as an what? Alternative. ठीक है, कोल्ड वॉर में या तो यूएस था या यूएसएसआर था, लेकिन ऐसे कंट्रीज भी तो थे जिसे कोई ज्वाइन नहीं करना था, तो नैम ने क्या किया, उनको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है नैम क्यों उभर के आता है। अब हम चलते हैं आगे। नेचर क्या था नैम का, हाउ वाज नैम डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस। नैम में था ना, इट इंक्लूडेड वेरियस इंटरनेशनल मूवमेंट्स एंड कंट्रीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, जब आप यूएस को देखते हो, सी फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूएस को देखते हो तो ये जो है, ये लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता है। जो यूएसएसआर का सिस्टम है वो कम्युनिस्ट की बात करता है। ठीक है, इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स में सिमिलैरिटी है, तभी यूएसएसआर के कैंप में नॉर्थ कोरिया जाता है, चाइना जाता है, यूएसए के कैंप में डेमोक्रेटिक कंट्रीज जाती हैं, यू नो, लाइक कनाडा एंड ऑल दैट। सो दे गो हियर एंड दे गो हियर। लेकिन नैम में ऐसा कुछ नहीं था। नैम में सेम पॉलिटिकल सिस्टम वाली, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब एक तरह की गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरह की इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गन्स फॉलो करने वाली कंट्रीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया भी मेंबर है जिसमें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, और कई अफ्रीकन नेशंस भी जो कि डिक्टेटरशिप्स थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी, वो भी नैम की मेंबर बनती हैं। अब इनके पॉलिटिकल सिस्टम तो एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन आईआर में, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस में, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज कर रहे थे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे थे, ऑल्दो इनकी लोकली, मतलब नेशनली इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स बहुत डिफरेंट थे। तो इन्होंने क्या करा, नैम को ज्वाइन कर लिया। अब आप कहोगे कि ठीक है, नैम तो ये हो गया कि ना हम तेरे साथ रहेंगे ना हम तेरे साथ रहेंगे, तो क्या नैम का मतलब है कि ये कुछ नहीं करेंगे? नो, नैम डिड नॉट मीन नो एक्टिविटी। नो, इट वॉज नॉट हियर। नैम का मतलब ये नहीं था कि हम एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, नैम डिड नॉट मीन दैट यू विल बी आइसोलेशनिस्ट। आइसोलेशनिस्ट का मतलब, अगर आप यूएस को देखोगे ना, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इवन फॉर दैट मैटर बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएस ने ना अपनी सारी रिसोर्सेज, अपनी सारी एनर्जी खुद को डेवलप करने में लगा दी। यूएस नेवर जम्प्ड इनटू द इंटरनेशनल, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, यूएस नेवर जम्प्ड इनटू इट। यूएस नेवर गॉट इनटू अ फाइट इन दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यू नो, इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। उसका जो एटीट्यूड है वो आइसोलेशनिस्ट था, कि वो किसी से उसको कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा, तो आप कहोगे फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि न्यूट्रल हो गए, नैम न्यूट्रल हो गया। नहीं, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि हम तेरे साथ भी कुछ नहीं करेंगे, हम सामने वाले को भी कुछ नहीं कहेंगे, हम तुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। इट ऑल्सो डिड नॉट मीन न्यूट्रलिटी। देन व्हाट डिड इट मीन? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है फिर? नैम का मतलब बेसिकली है एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। हम साइड्स चूज नहीं करेंगे, हम उस मामले में न्यूट्रल लेंगे, लेकिन हम आइसोलेशनिस्ट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स में, हम मीडिएट करेंगे ताकि पीस रहे। हमारा काम होगा कि हम प्रिवेंट करेंगे वॉर को। इसका नोटेबल एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कौन सा था? पंडित नेहरू का मीडिएशन किसमें? कोरियन वॉर में। ठीक है, दैट इज व्हाट। सो नैम वाज नॉट, इट डिड नॉट मीन न्यूट्रलिटी, इट डिड नॉट मीन आइसोलेशनिज्म, rather it meant actively participating in international affairs, not picking any sides but मीडिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। हम साइड्स नहीं लेंगे, लेकिन हम एक बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे पीस मेंटेन करने के लिए, काम मेंटेन करने के लिए और लड़ाई को प्रिवेंट करने के लिए। ओके,
गुड, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अब हम बात करते हैं इंडियाज रोल इन नैम एंड कोल्ड वॉर। मैंने आपको बताया नैम के इमरजेंस में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पंडित नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पंडित नेहरू जो थे ना, ही वॉज अ विजनरी, ओके, एंड ही वॉज एन आइडियलिस्ट, ओके, और ये एक इंटर नेशनलिस्ट भी थे। अब इसका मतलब क्या होता है? आइडियलिस्ट मतलब वो एक बहुत ही आइडियल वर्ल्ड की इमेजिन करते थे, एक बहुत आइडियल वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए, उसकी संरचना करने के लिए ही यूज्ड टू मेक एफर्ट्स। इंटरनेशनलिस्ट मीन्स ही वांटेड इंडिया ऑल्दो नया नया आज़ाद हुआ था, बट ही वांटेड इंडिया टू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल in the international affairs. He looked at foreign policy in a very positive light and he knew and he believed कि हम foreign policy को या international arena को इंडिया के benefit के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का टेक्स्ट पढ़ोगे ना, जिसके बेसिस पे प्रियम्बल बना है, तो आप उसमें देखोगे कि it says there's a line that saying to give back its place, to give India back its place, a great civilization जो इंडिया है उसको उसकी जगह वापस दिलवानी इस प्रेजेंट इंटरनेशनल अरीना में। हेंस उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था आईआर पे। तो सिंपल दैट इज़ वाई जो है हमारे लिए जो है नैम ने की जो फॉर्मेशन हुई पंडित नेहरू के टाइम, ही टुक एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ नैम। इंडिया का दो फोल्ड रिस्पॉन्स रहता है। क्या? एक तो वही है स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंसेस, हमें नहीं तुम्हारा दोस्त बनना, हमें ना तुम्हारा दुश्मन बनना है, ना हमें तुम्हारा दोस्त बनना है। हम वी विल स्टे डिफरेंट फ्रॉम यू, वी विल स्टे अलूफ फ्रॉम यू। सो दैट इज वाई यहाँ पे बनते हैं हम, इसलिए हम नैम बना रहे हैं। देन रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। मैंने जैसे कि आपको बताया पंडित नेहरू वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट, and he was very vocal and vociferous in putting out his opinion. मैंने बताया था 40s और 50s में बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो आज़ाद हो रही थी, फ्रांस से, स्पेन से, ब्रिटेन से, ठीक है, और उनमें से कई जो कि न्यूली डीकॉलोनाइज कंट्री थी वो किसी न किसी अलायंस का मेंबर बन रही थी। अब इसका एग्जाम्पल तो अपना हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही है। मैंने बताया था आपको किसका मेंबर था, ये सीटो का भी मेंबर है, ये सेंटो का भी मेंबर है। तो इंडिया डिड नॉट वांट दिस फॉर द न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्री कि आप क्यों मेंबर बन रहे हो, आप अभी तो आज़ाद हुए हो, देन अगेन यू आर गोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन पावर, आप अपना फ्रीडम एक्सरसाइज अभी कर भी नहीं पाओगे और उनके इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, यू लूज एवरीथिंग व्हाट यू हैव फॉट फॉर। सो दैट इज़ वाई इंडिया की पॉलिसी ये थी कि हम ये नहीं होने देंगे, एंड वी उसके अगेंस्ट जो था इंडिया वॉज वॉइसिंग इट्स ओपिनियन। According to Pandit Nehru, see, this is what I was talking about. It was not a policy of fleeing away. We are not running away, but actively intervening in world affairs. हमारा काम क्या है? हम soften कर रहे हैं किसको? कोल्ड वॉर राइवलरी को। कोरियन पावर का मैंने बता दिया। हम चाह रहे हैं ऐसी अलायंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस, हम अलायंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ नहीं है, ये नॉट अगेन, लेकिन हम ऐसे अलायंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हैं जो एक रिजिड स्टैंड लेती हैं और ये कहती हैं या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट अ वेरी नर्चरिंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट विद अलायंसेस बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट पे चाहिए। दैट इज वाई ही वांटेड अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस कि आप कोल्ड वॉर को सॉफ्टन करो। अलायंसेस के खिलाफ नहीं है हम उन अलायंसेस के खिलाफ हैं जो एक रिजिड स्टैंड लेती हैं और आइदर और पे मजबूर कर देती हैं छोटी नेशंस को, ठीक है। दिस वॉज व्हाट पंडित नेहरू मेंट बाय नैम। लेट्स गो हेड। अब इंडिया के लिए नैम की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वाई? अच्छा ठीक है, नाउ वी रियलाइज कि ठीक है, वी कवर्ड इट इनफ, लेट्स गेट टू द पॉइंट फॉर्म। Why was India so keen on formulating NAM
एंड ज्वाइनिंग इट एंड इवन स्प्रेडिंग इट कि आओ आप भी मेंबर बनो। उसने क्या किया हमको, इट अलाउड अस टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब अगर मैं किसी ब्लॉक की मेंबर बन जाती, मेरा मुल्क बन जाती इन द सेंस, अगर इंडिया बन जाता, यूएस का बन जाता, तो यूएसएसआर का बन जाता, तो उसके दुश्मन हमारे दुश्मन होते, उसके दोस्त हमारे दोस्त होते। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिक्टेट करते? हम यूएस के अकॉर्डिंग डिक्टेट करते अगर यूएस के कैंप में होते, और यूएसएसआर के अकॉर्डिंग डिक्टेट करते हैं अगर उसके कैंप में। हमारी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रह नहीं जाती। तो जो सॉवरेन वर्ड में बात कर रही हूँ, जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास इंटरनल सॉवरेनिटी तो रहती, लेकिन जो है एक्सटर्नल जो सॉवरेनिटी है वो हमारी चली जाती। क्यों? क्योंकि वो हमारे कैंप लीडर के हाथ में चली जाती। ठीक है। नाउ इज दूसरा पॉइंट क्या था कि हमें नैम ने कैसे फायदा दिया, इफेक्टिव यूज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब इसका मतलब क्या बनता है? बैलेंस ऑफ पावर को आई से BOP। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यूएस के कैंप में चली जाती, मैं मतलब इंडिया चला जाता, या यूएसएसआर के कैंप में चले जाते हैं हम लोग, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ता। इवन इफ आई डिड नॉट लाइक माई कैंप लीडर्स एटीट्यूड और माई ब्लॉक लीडर्स पॉलिसी और बिहेवियर, आई कुड नॉट से नो, बिकॉज आई कुड नॉट हैव लेफ्ट दैट ब्लॉक एंड गॉन टू अनदर ब्लॉक। बेसिकली तो रिजिडिटी, क्योंकि फिर मैं तो उसको अपने पक्का दुश्मन बना लेती, एंड देन दैट ब्लॉक पावर कुड हैव क्रश्ड आवर कंट्री। लेकिन चाहे मुझे उसका ब्लॉक पावर का एटीट्यूड पसंद है या नहीं है, आई हैड टू गो विद इट। हाउएवर इन केस आई एम नॉट अ मेंबर, ठीक है, अगर इंडिया मेंबर नहीं है, मान लो यूएसएसआर ने कुछ अच्छा काम करा, यूएसएसआर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, इट इज नॉट हेल्पिंग अस आउट, सो व्हाट वी कुड टिल्ट टुवर्ड्स यूएसए। सो यूएसए कुड हैव हेल्प्ड अस, है ना। जब ये नहीं कर रहे थे तो हम इधर चले जाते, ठीक है। देन नो अलायंस, हमें बुली कोई नहीं कर पाता और इग्नोर भी कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हमें वो करने में, इंडिया को वो करने में लगे रहते कि हमारे कैंप में आ जाओ, हमारे कैंप में आ जाओ। दैट इज मेंट बाय इंडिया कुड बैलेंस both the powers. When India did not like the attitude of one, it could have gone the other way, and if not here, then here. India could change sides and balance, because you know why? We are non-aligned. Okay? I hope I'm clear here. Now let's go ahead. Importance of NAM for India. अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये तो बड़ी, just a second guys. Just a second. Okay. ये कुछ okay. Yeah, sorry guys, this is an issue coming here. Okay. Now we'll come down to the criticism of NAM's policy, criticism of India's policy of NAM. अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो फिर बहुत कोई पॉलिसी थोड़ी हुई, ये तो एक अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड हो गया ना एक नेशन का, कि आज तू नहीं है, आज तेरे साथ हैं, कल तेरे साथ है, रोज तो हम दोस्त बदल रहे हैं। यही क्रिटिसिज्म भी नैम का बनता है। वाई? कि ये जो है ये अनप्रिंसिपल्ड है, हमारा कोई फर्म स्टैंड नहीं है, कुछ इश्यूज पे हम इसके साथ हैं, कुछ इश्यूज पे हम इसके साथ हैं, हमने प्रिंसिपल्स, एथिकल नहीं है बेसिकली, ये क्रिटिसिज्म है। इट इज ट्रू और नॉट ट्रू, दैट इज अप टू यू। ह्यूमैनिटीज में कभी भी कुछ सच या ना सच नहीं होता, इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सपेक्टिव। तो क्रिटिसिज्म में बोला जाता है कि नैम जो है वो बड़ा अनप्रिंसिपल्ड है, ठीक है। और क्या है अनप्रिंसिपल्ड? इसलिए है ये ऑपर्चुनिस्टिक भी है। आज तुझसे हेल्प ले लेंगे, कल आज यूएसएसआर से हेल्प ले लेंगे, परसों यूएसए से हेल्प ले लेंगे, फिर अगले दिन उससे ले लेंगे, फिर प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये इनकंसिस्टेंट भी बहुत है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। 1971 लड़ाई होती है, किसकी? इंडिया पाकिस्तान की। इंडिया की लड़ाई हो रही है इंडिया पाकिस्तान की। इंडो बांग्लादेश वॉर भी बोलते हैं इसको। क्यों बांग्लादेश बनता है? तो बनती है। अब मैंने बताया था आपको पाकिस्तान मेंबर था किसका? सीटो और सेंटो का। किसके ग्रुप्स अलायंसेस थे? वो यूएस के। पाकिस्तान को किसकी बैकिंग थी? यूएस की। इंडिया ने तो बहुत शान से कह दिया हम नॉन अलाइंड हैं,
है ना, तो फिर कोई हेल्प भी नहीं करेगा। आप अगर आप नॉन लैंड हो तो आप अपने आप पे हो, नई कंट्री है, नई नई आज़ाद हुई है, लड़ नहीं पाएगी उतना, यू नो, एंड स्पेशली अगर किसी एक सामने वाली कंट्री को बैकिंग इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर की है। सो व्हाट इंडिया डिड वाज, मिसेस इंदिरा गांधी, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, शी एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 विद सोवियत यूनियन, ठीक है, और बोला कि यू नो यू हेल्प अस, यू नो इफ देयर इज अ वॉर। मिलिट्री हेल्प नहीं बोली गई थी, अदरवाइज हेल्प, यू नो, लाइक जैसे मतलब दे यूएसएसआर हमारे लिए लड़ेगा नहीं, इट विल नॉट सेंड इट्स ट्रूप्स बट इट विल प्रोवाइड एड, यू नो, इकोनॉमिक एड, वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब ये ट्रीटी साइन होता है ना 20 साल के लिए, आई थिंक इट वाज साइंड, तो यहाँ जो नैम की पॉलिसी है ना, तो लोगों ने बोला अब तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर ली। क्यों? क्योंकि आपने जो यूएसएसआर का ब्लॉक था ये ज्वाइन कर लिया, आपने उनसे हेल्प ले लिया, आपने ट्रीटी साइन कर लिया, तो आप तो यूएसएसआर के कैंप में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? डिस्पाइट ऑफ साइनिंग द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विच वॉज द नीड ऑफ द आवर। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था तब अपनी कंट्री को डिफेंड करना। वी मेड अ यू नो हार्ड चॉइस, वी साइंड अ ट्रीटी, बट इंडिया नेवर एवर यू नो stirred the foreign policy in the way USSR wanted it to do. इंडिया ने फिर भी इंडिपेंडेंट फॉरेन, हमने साइन ज़रूर किया, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी तब भी, उससे पहले भी और आज भी इंडिपेंडेंटली ही हमने रन करी। तो इसी वजह से ये जो क्रिटिसिज्म है होता ज़रूर है बट हैव नॉट मच बेस इन इट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात, आपने कह दिया कि ठीक है नैम, आप हमने जान लिया नैम क्या है, हमने उसके प्रिंसिपल्स भी जान लिए, इंडिया ने कैसा रोल प्ले किया हमने ये भी जान लिया, इंडिया को कैसे हेल्प हुई ये भी जान लिया, इंडिया ने कैसे जो है क्रिटिसिजम्स भी नैम, इंडिया के जो नैम की पॉलिसी के हैं वो भी हमने जान लिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है नैम अगर इतना ही अच्छा है तो फिर नैम रेलेवेंट होगा, नैम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आज भी इम्पॉर्टेंट होगा क्या? आज भी नैम इम्पॉर्टेंट है? उसे जानने के लिए ना पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है, सी द कंट्रीज आर इन द यू नो पर्पलिश कलर, दे आर द मेंबर कंट्रीज, एंड द ब्लू कलर दे आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू हैव नॉट, एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स: पीस, इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट, नॉन अलाइनमेंट, एनी मिलिट्री और पोलिटिकल ब्लॉक। ओके, तो इस अभी वो बोलते हैं कि इसकी क्या रेलेवेंस है आज की डेट में। अब होता क्या है, मैं अभी हम कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं, लेकिन 1990 ऑनवर्ड्स यूएसएसआर जो है ना वो टूट जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यूएसएसआर में जितनी छोटी छोटी कंट्रीज थी टूट जाती हैं, रशिया बनता है, ये सारे स्तान कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज बनते हैं, जॉर्जिया बनता है, ये सब बनता है, ये सब टूट जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया की पॉलिसी, ये जो नैम की पॉलिसी, ये तो क्या थी? ये बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी थी। किसको बैलेंस करना था? दो कैंप्स को, यूएसएसआर को और यूएसए को। अब लेकिन ये तो खत्म ही हो गया, तो फिर अब हम किसको बैलेंस करें? तो ये तो नैम एज सच, नैम के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन आ गए कि ये बनी तो दो पावर ब्लॉक्स को काउंटर करने के लिए थी, लेकिन अब तो एक ही पावर ब्लॉक रह गया। कौन सा? यूएसए, जो कि वर्ल्ड सुपर पावर। तो अब एक ही पोल, ये दो पोल्स जो थे अब तो ये खत्म हो गए, तो बाईपोलर जो वर्ल्ड है वो खत्म हो गया, और बचा क्या? एक यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसे कौन रूल कर रहा था? जिसे यूएसए जो था वो हैंडल कर रहा था। तो नैम क्या इतना इंपॉर्टेंट रहा? उसकी रेलेवेंस रही अब? ठीक है, लेट्स सी दैट। ओके, एंड या disintegration of USSR led to the end of bipolarity, I told you. However, it still holds relevance. क्यों? इसकी कोर वैल्यूज देखोगे ना आप, मैंने आपको बताया अभी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इक्वालिटी ऑफ नेशंस। अब इसकी जो कोर वैल्यूज थी, जैसे है ना कि हम जो अब हमारा जो पीस होना चाहिए, या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, या इक्वालिटी होनी चाहिए अमंग नेशंस, या नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए इंटरनल मैटर्स में, क्या ये आज रेलेवेंट नहीं है? ऑब्वियसली रेलेवेंट है। क्या छोटे देश आज ये फेस नहीं करते हैं कि उनको दबना पड़ता है बड़े नेशन से? क्या छोटे देश ये फेस नहीं करते हैं कि उनके जो इंटरनल मैटर्स को बड़े देश डिक्टेट करते हैं? डज इट नॉट हैपन? ऑब्वियसली इट हैपन्स। तो ये कौन की आज भी इंपॉर्टेंट है ना, आज भी रेलिवेंट है।
यूएस आज भी अपनी छोटे जो अलाइज हैं उनको डिक्टेट करता है कि नहीं करता है? ऑब्वियसली इट डज, you know, the ones which are under its fold, US dictates. So that is why these values are still very relevant, hence NAM is relevant. Second, NAM जो बना था ना, क्योंकि वो रिजिडिटी थी वर्ल्ड ऑर्डर में कि आइदर दिस और दैट, उसके लिए बना था, उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए बना था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में मेरे पे चॉइस होनी चाहिए, हर कंट्री के पास एक चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, किसे ज्वाइन करना चाहता है, अलग रहना चाहता है या नहीं ज्वाइन करना चाहता। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर स्टिल नीड्स टू गिव एवरी नेशन इट्स राइटफुल प्लेस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज। प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर आप देखोगे, यूएस टॉप पे है, ठीक है, सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, मन करता है लड़ाई कर लेता है, मन करता है, जैसे जब आप वॉर अगेंस्ट इराक वॉर देखोगे तो व्हाट वाज दैट, यूएस का अपना एक पर्सनल जो था इंटरेस्ट था उसमें, उन्होंने इराक पे चढ़ाई कर दी ये क्लेम करके कि यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट टॉपल की जाती है, सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है और इराक में जो है यूएस चढ़ाई कर देता है। क्या आज भी एक कंट्री उसकी राइटफुल प्लेस जो है वो इंजॉय कर रही है? क्या बड़ी कंट्री और छोटी कंट्री की पावर सेम है? नहीं सेम है। इनइक्वालिटीज नहीं है। वेस्ट की जो अमीर पावर्स हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, इटली है, कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनकी जो वेल्थ है क्या वो अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर की है? नहीं। क्या है? इनइक्विटी है। नैम किसके बेसिस से बना था? नैम बना था इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे। तो इक्वालिटी तो आज भी नहीं है ना। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर तो आज भी हमको चाहिए कि क्योंकि किसी सुपर पावर का मन करता है जो भी करने का, जैसे अब यूएस का करता है, इट कैन डू इट। No nation, a small nation cannot question it because the world order is not democratized. Hence, NAM is still relevant. A very important जो feature of NAM था वो था ये न्यू कलोनियलिज्म। तो अब नई बात आई है। तब क्या था, मैंने बताया था, कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्प के लिए ब्लॉक्स ज्वाइन कर रही थी कि यूएस का ज्वाइन करेंगे तो पैसे मिलेंगे, है ना, यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे पैसे मिलेंगे, हम अपनी कंट्रीज को चला सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, दे वो ज्वाइनिंग। लेकिन इसमें क्या होता था, धीरे धीरे करके दे यूज टू गेट इन टू डेट्स, है ना, और उस कंट्री के बिल्कुल प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी ये पावर ब्लॉक्स ही चलाने लगते थे। लेकिन क्या वो नहीं हो रहा है? अब वो हो रहा है न्यू कलोनियलिज्म की फॉर्म में। कंट्रीज आज़ाद होती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज, कोका कोला, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, these big companies, they come to these small countries or the newly independent ones or the poor countries of Africa and all that, और ये क्या करती हैं, उनके सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेती हैं, उनका सारा रिसोर्सेज अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती हैं, अपनी पेरेंट कंट्री अमेरिका है या कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उसको वापस भेजती हैं। जो लोकल कंट्री है वो एक्सप्लॉइट हो रही है, उसको ना पैसे मिल रहे हैं, उसकी रिसोर्सेज भी जा रही हैं। इसे बोलते हैं हम पॉलिसी ऑफ न्यू कॉलोनिज्म। ये आज भी हो रहा है। डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी, चाइना क्या करता है, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है, चाइना क्या करता है, आपको कहता है ठीक है विल गिव यू मनी, पैसे देते हैं, बहुत पैसे देते हैं, तब तो देशों को लगता है इट्स वेरी इजी मनी, वी कैन बिल्ड दिस एंड दैट, बट दे हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। धीरे धीरे करके वो पूरा मुल्क कर्जाई हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें बिक जाती हैं, उसकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं रहती है, उसकी लोकल रिसोर्सेज पे द चाइनीज़ वो हक जमा लेते हैं, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। आज भी वो क्या कर रहा है, सॉवरेनिटी तो थ्रेटन कर ही रहा है ना पुअर नेशंस की। सबसे हमारे पड़ोस में तो ये बहुत हो रहा है। एक तो इसका एग्जांपल है श्रीलंका, बहुत। दूसरा इसमें मालदीव्स जो है, आजकल तो पहले सुधर गया है, पहले ये भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा था चाइना के साथ। इन्होंने बहुत कर्जा लिया, हाल इनका क्या हुआ आपने देख लिया। पाकिस्तान इज ऑल्सो इन दिस डेट ट्रैप में घुसता जा रहा है दिन ब दिन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और ये क्या करते हैं, पैसे दे के उस देश की सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। सॉवरेनिटी ऑफ पुअर नेशंस तो आज भी जारी है ना। नैम किसके में बना था कि हम सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज को, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को या कंट्रीज को इंटैक्ट रखेंगे, तो फिर तो ये आज भी रेलेवेंट होता है। ओके, दिस इज वी सॉ हाउ इज नैम रेलेवेंट। अभी तक हमने ये जाना
कि नैम क्या था, क्यों एमर्ज होता है, इंडिया का क्या रोल था, इंडिया को क्या फ़ायदा दिया, क्रिटिसिज्म क्या था, और आज की डे में उसकी रेलेवेंस जो है वो क्या है. नाउ व्हाट वी लर्न अबाउट इज न्यू इंटरनेशनल, what is NIEO? So what this is new international economic order. Okay, this is NIEO. As the name suggests इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक जो व्यवस्था है ना, जो वो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे चलती है, वो कैसे बेस्ड है, अब उसमें कोई फ्लॉ है, उसी को बदलने के लिए हम एक नया सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं. You see this cartoon, this big mustache guy, he's a Western guy, he's looting, taking all the dollars and money, and he's taking it from the people and it's running towards its parent country. That is the basic core idea behind a new international economic order. So what was it and how was it important for NAM and especially India? अब होता क्या है, इससे पहले getting into this text, before that what happens is, मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर एंड हो रही है, यूएस और यूएसएसआर के बीच सुप्रीमेसी की लड़ाई छिड़ी हुई है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल सीन हो रहा था. इसी दौरान इकोनॉमिक सीन्स भी जो हैं वो चेंज होते हैं. ठीक है, 1945 में, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, just a second guys, yeah, here, okay. So what happens is, what happens is 1944-45 की बात है. वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड होने की कगार पे है. पॉलिटिकल सिनेरियो में समझा चुकी हूँ, कोल्ड वॉर बिगिनिंग हो गई है. इकोनॉमिक अरीना में क्या होता है, ब्रेटन वुड सिस्टम बनता है. अब ये क्या है, बात हो रही है 44-45 की. अब होता क्या है, यूएस में जगह है न्यू हैम्पशायर, वहाँ का एक टाउन है ब्रेटन वुड्स, वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है इकोनॉमिक सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, इंटरनेशनल अरीना के लिए. ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस डिज़ाइन होती है, कौन सी कंट्रीज आती हैं, ऑब्वियसली यूएस में हो रही है तो यूएस तो होगा, यूएस आता है, इंग्लैंड आता है, ऑल दी डेवलप्ड कंट्रीज दे सिट देयर, दे मेक अ दे हैव अ मीटिंग एंड दे फॉर्मुलेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम. और दो ट्विन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती हैं, एक बनती है IMF की और दूसरी बनती है वर्ल्ड बैंक की. दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये बनती है वर्ल्ड बैंक की. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, IMF जो है ना, इसका काम होता है एक्सचेंज रेट. आप इको पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ोगे कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के बारे में. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मतलब $1 के बदले कितनी डिफरेंट करेंसीज, $1 के बदले कितना रुपया, $1 के बदले कितने पाउंड्स, $1 के बदले कितने येन या युआन. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या रेट होगा उसका सिस्टम डिज़ाइन करता है IMF. और जो वर्ल्ड बैंक है WB, इसको बनाया जाता है रिकवरी, रीबिल्डिंग. बेसिकली रीबिल्डिंग किसका, वॉर टॉर्न यूरोप का, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था. यूरोप और बाकी कंट्रीज को हम एड्स और लोन जो है हम देंगे, ये कंट्रीज बन जाती हैं. तो आपको लग रहा होगा तो अच्छी बात है ना, अच्छा काम कर रहे हैं. नहीं, इसमें भी ना यूएस जो मैंने आपको बताया था, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे मेक यू डू ऑल द वर्क एंड दे टेक ऑल द मनी इन देयर हैंड्स. सो व्हाट हैपेंस इज, IMF में भी जो वोटिंग का सिस्टम रहता है, जो पावर सिस्टम रहता है, वो कुछ ऐसे रहता है कि जो यूएस है उसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स रहते हैं. यहाँ पे कोटाज और SDRs होते हैं,
आई नॉट गेट इन टू द डिटेल्स, यू डू नॉट नीड टू नो दैट। आप सिर्फ इतना समझ लो, IMF और वर्ल्ड बैंक में कोटाज जो रहते हैं, वोटिंग पावर्स जो रहती हैं, मेजरली US और डेवलप्ड वर्ल्ड अपने हाथ में रखता है। डेवलप्ड वर्ल्ड को ना हम नॉर्थ भी बोलते हैं। नॉर्थ क्यों बोलते हैं इसको? जब आप वर्ल्ड ग्लोब देखोगे ना, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये नॉर्थ, जो वर्ल्ड की जितनी मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इनको नॉर्थ बोला जाता है। और जो लार्जली डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यहाँ नीचे हैं, तो इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम, तो डेवलपिंग कंट्रीज को साउथ बोलते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज को हम नॉर्थ बोलते हैं। मैंने बताया IMF और WB बनते हैं, इनमें सारी पावर जो है US से अपने हाथ में रखता है, वोटिंग पावर्स अपने हाथ में रखता है। और एक क्या काम करते हैं, ये जो डॉलर है, द US डॉलर, इसको रिजर्व करेंसी बना देते हैं। रिजर्व करेंसी मतलब ये सेंट्रल करेंसी है, ये मेन करेंसी है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी डीलिंग होगी डॉलर में होगी, तो अपनी इंपॉर्टेंस, अब डॉलर किसकी करेंसी है? US की करेंसी है, तो अपनी इंपॉर्टेंस जो है ये पूरी तरह से जो है वो साबित कर देते हैं या इस्टेब्लिश कर देते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरीना में। अब होता क्या है, मैंने बताया था कंट्रीज आज़ाद हो रही हैं, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये। लीस्ट डेवलप्ड क्यों है? कॉलोनियल पावर्स इनको लूट के खा चुकी हैं। हमें 200 साल अंग्रेज यहाँ पे राज करके गए, दे टुक ऑल आवर वेल्थ, they left us impoverished, they left us uneducated and unhealthy, we were among the least developed countries, we were underdeveloped. Same thing happened with the nations in Africa. तो उनके पास ना तो इकोनॉमिक पावर है अपनी कोई, ना उनके पास पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर के लिए तो हमने NAM बना लिया कि ठीक है ब्लॉक में नहीं जाना, NAM में आ जाओ, लेकिन इकोनॉमिक अरीना के लिए भी तो हमें ऐसा कुछ चाहिए। तो इसी वजह से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो उभर के आता है। अब ये क्या बोलता है, दे वॉन्टेड अ सिस्टम एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब ऐसी इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली चाहिए, इकोनॉमिक एड जो इंश्योर करे उनके लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया ये IMF और WB वाला सिस्टम जो था US का डिजाइंड है, US हैंडल कर रहा है, US का कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली अगर आप इस सिस्टम में एक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं US का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ जाता है। US की पावर्स जो है आपको फील करनी पड़ती हैं, यू हैव टू गो बाय व्हाट दे से। दीज न्यू कंट्रीज फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस व्हाट दे डिड, दे जॉइंड NAM। लेकिन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से तो चलता नहीं है ना, देश चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये नहीं है, इनको एड भी चाहिए, इनको पैसे भी चाहिए कि अपने देश की तरक्की करवा सकें। तभी जो है NIO का आइडिया इमर्ज होता है, जब इन कंट्रीज को ये रियलाइज होता है वाइटैलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, कितना ज़रूरी है इकोनॉमिकली डेवलप करना, क्योंकि इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री ही की जो है बात आप इंटरनेशनल स्टेज पे आप जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से रख सकते हो, आपकी बात सुनी जाएगी। A poor person's voice is not heard. Similarly, a poor nation's voice is also not heard. सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है, इतने सारे कंट्रीज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन गरीब है। इस वजह से आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल एरिना में अफ्रीका को निगलेक्ट किया जाता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती। Thus, they wanted economic development. इसी बीच यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN, यूनाइटेड नेशंस, 1972 में एक रिपोर्ट लेके आती है जिसका नाम है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। बेसिकली ये नई पॉलिसी लेके आती है NIO से, ये नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जो कि हेल्प कर रहा होगा साउथ को डेवलप करने में, साउथ को डेवलप करने में, ठीक है। ये रिपोर्ट इसके लिए पब्लिश होती है, ठीक है। कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस टुडे, गो रीड अबाउट इट, दैट्स योर होमवर्क। अब इस रिपोर्ट के कुछ प्रपोजल्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तभी तो आई है। क्या कहती है ये? वो बोलता है LDC को दो कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि इनिशियली हैंड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी एग्जांपल ना इस केस में अफ्रीका का ही है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको बहुत रिसोर्स, आपको गोल्ड मिलेगा, ठीक है, आपको डायमंड मिल रहा है,
आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको फ्यूल मिल रहा है, यू गेटिंग एवरीथिंग। लेकिन उसका सारा कंट्रोल किसके पास था? कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के, कॉलोनियल कंट्रीज पे था, फ्रांस पे था, स्पेन पे था, बेल्जियम पे था। सबसे बड़े एग्जाम्पल इसका कॉन्गो है, ठीक है। यहाँ बेल्जियम के राजा बेल्जियम रूल किया करता था यहाँ पे। इनका सारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल था बेल्जियम के पास था। ऐसे घाना हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, है ना, घाना को गोल्ड कोस्ट भी आई थिंक दे यूज्ड टू कॉल इट, आइवरी कोस्ट हो गया। इनके सारे रिसोर्सेज इन देशों के हाथ में, इन गवर्नमेंट्स में नहीं थे। आज़ाद हो गई थे ये लोग, लेकिन इनकी माइंस और जो माइंस थी, इनके रिसोर्सेज थे, वो अभी भी द कॉलोनियल मास्टर्स की जो बिजनेस कंपनीज थी उसके हाथ में थे। तो ये रिपोर्ट कहती है कि आप उनका जो कंट्रोल है उनकी लोकल गवर्नमेंट को, उनके नेटिव्स को दे दो। अब वो बोलते हैं एक और प्रपोजल इंपॉर्टेंट इज टू ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट टू सेल मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। व्हाट डज दैट मीन? आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आपने ये पढ़ा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, आपने ये पढ़ा होगा कि व्हाट ब्रिटिश क्या करते थे। ब्रिटिश इंडिया से पैसे लेके जाते थे, ठीक है, इंडिया में सामान, इंडिया का रॉ मटेरियल गया यूके, ठीक है, यहाँ पे मान लो कपड़ा मैन्युफैक्चर हो गया, हमारे रॉ मटेरियल से हमारी कंट्री में वापस आएगा और हमारे पैसों से उसको हमारे लोग फिर पैसा देते थे और खरीदते थे, और ये पैसा कहाँ जाता था? यूके। तो व्हाट वाज, और अगर लेकिन हमारा कोई मटेरियल है, अगर लोकल इंडियन कोई मटेरियल है, उसको जाके यूके को सेल करना है, या लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है या कुछ भी है, टेक्सटाइल है, तो उसका एंट्री बैन थी। कहाँ पे? यूके में। उनका सामान हमारे यहाँ आके बिक सकता था, हमारा सामान वहाँ नहीं जा सकता था। तो इससे क्या होता था, हमारे देश से तो वेल्थ ड्रेन हो रही है उनकी कंट्री की तरफ, लेकिन हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा सामान तो हम लोकली भेज रहे हैं, उसमें भी compete करने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन उधर हमारे पास कोई एक्सेस नहीं था। ऐसा ही केस हो रहा था बाकी जो डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ। उनके पास वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस नहीं था। वेस्ट का सामान उनके देशों में आके बिक रहा था, लेकिन उनके सामान को जब वेस्ट में बेचना जाते थे तो वो उन पे लगा देते कि आपका साफ नहीं है, आपकी ये बीमारी है, आपके नो ये साइज ठीक नहीं है, ये हमें ये पसंद नहीं है। सो देयर वर लॉट ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, फॉर द किनके लिए? एलडीसीज के लिए। हाइजीन के ऊपर दे दिया, ठीक है, कोटा लगा दिया किसी तरह का, ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बहुत ज़्यादा। तो इनके पास एक्सेस नहीं था एलडीसीज के लिए वेस्ट में जाने का। तो ये रिपोर्ट बोलती है कि नहीं, आप इनको भी मौका दो, अपनी मार्केट्स खोलो इनके सामान के लिए, ताकि इनका सामान भी आपके देश में आके बिके और इनके पास भी फॉरेन एक्सचेंज जाए और इनके देश की भी तरक्की हो सके, और ये भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। द थर्ड पॉइंट वॉज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एलडीसीज। अब कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो, कंप्यूटर की बात कर लो, ठीक है, कंप्यूटर्स की बात करते हैं। यूएस में कंप्यूटर्स जो है वो 70s में इट गॉट इनटू, इंडिया में ही आता है 60s एंड 70s में, आई थिंक 70s, इंडिया में ही आके 80s में पहला कंप्यूटर आता है। लोगों के घरों में आते आते इसको 2000s हो जाते हैं। हमारे घर में कंप्यूटर्स जो हैं वो सन 2000 के बाद आने लगते हैं। तो जब कंप्यूटर की डेवलपमेंट होती है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, जब माइक्रोसॉफ्ट बन रहा था या एप्पल बन रहा था बाहर, तो इंडिया में तो कंप्यूटर ही नहीं था, तो बनाना किसने था? यही क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव मशीनरी थी, वहाँ पे बनती थी, वहाँ सस्ती थी, वो लोग बाहर इतनी महंगी बेचा करते थे कि इंडिया जो स्मॉल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, नॉट स्मॉल कंट्रीज, यू नो द पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड फ्रॉम इवन द अफ्रीकन कंट्रीज, दे कुड नॉट अफोर्ड इट, वो नहीं कर सकते थे। तो वो टेक्नोलॉजी ना यूज़ कर पाते थे, ना उसे फर्दर डेवलप कर पाते थे, और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी नहीं कर पाते थे। दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि आप कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिड्यूस करो और इनको भी टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्या आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ LDCs. Okay, I hope you've understood.
ठीक है। दूसरा जो है प्रोवाइड LDCs ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ बात हो रही है IMF WB की, ठीक है। मैंने बताया था यूएस का दबदबा था, यूएस ने अपने साथ सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर रख ली दोनों इंस्टीट्यूशंस में। डेवलप्ड कंट्रीज ने भी रख ली, डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब उनकी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है या उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है तो दे डिड नॉट गेट लोन्स एंड एड्स। उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे नहीं मिल रहे थे, उनको मिलते थे उनके पास लोन्स, है ना। दे डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड हेल्प विच दे वांटेड एट द स्टेज ऑफ नेशन फॉर्मेशन। नया नया देश बना है, अभी उसको बिल्ड करना है, उसके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, चाहिए थे इनसे लेने पड़ते थे। ये किसके अंडर हैं? ये यूएसए के अंडर हैं। यूएसए क्या है? ये फिर ब्लॉक है, या तो इसके साथ हो या इसके खिलाफ हो। इंडिया ने बहुत सफ़र किया है, क्यों? क्योंकि इंडिया ने नाम बना दिया था, ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, तो हमें एड जो है बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। और इसी वजह से जब आप देखोगे 1991 का हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जो आप इको में पढ़ोगे। यही रीज़न था, क्यों? क्योंकि इंडिया अलग था, इंडिया यूएस के ब्लॉक में नहीं था, तो हमारे पास फाइनेंसिस के इशू बहुत रहते थे इन दी बिफोर 1991। ओके, तो NIEO का इशू नैम ने उठाया। ऑब्वियसली नैम उठाएगा, नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात करती है। तो यहाँ पे हमको NIO किसकी बात करता है? NIO इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात करता है इन 1970s। और इसने एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट किया, जैसे वो वर्ल्ड लेवल पे बैलेंस कर रही थी पावर्स को कि ठीक है ना, हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी बनाने का हक है। तो ऐसे उन्होंने बोला कि हमको इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाने का हक है। आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज करो, इक्वल करो, है ना, उसमें इक्वालिटी आप जो है लेके आओ, उन्होंने बोला। हाउएवर दिस इनिशिएटिव वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। क्यों? जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब बात आ गई नॉर्थ वर्सेस साउथ की, ठीक है। साउथ में हो गई LDC, यहाँ पे हो गए डेवलप्ड वाले। इनमें जो था बहुत ज़्यादा यूनिटी आ गई। दीज कंट्रीज दे गॉट टुगेदर, ऑब्वियसली दे गॉट टुगेदर। इनके पॉलिटिकल सिस्टम सिमिलर थे, पैसे इनके पास ज़्यादा थे, रिसोर्सेज इनके पास ज़्यादा थी, ये एकजुट हो जाते हैं। साउथ जो है, बिकॉज ये इट्स अ वीक क्लब बेसिकली, डिड नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, तो ये स्कैटर्ड रहता है, तो इसको चैलेंज फिर ये नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता। और NIEO जो है वो जो है इतना सक्सेसफुल इनिशिएटिव जो है वो नहीं रह पाता, ठीक है जी। ओके, नाउ हियर बिफोर लेटिंग यू गो आई हैव टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। क्या NIEO आज की डेट में प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में रेलेवेंट है? क्या रेलेवेंट है? कि अगर ये फेड हो गया तो आज क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, या क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की? ऑब्वियसली रेलेवेंट है। अगर आज भी आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर देखोगे तो यही तो चला रहे हैं, ये IMF चला रहा है, ये वर्ल्ड बैंक है, अब इनमें एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आज भी स्मॉल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बैरियर्स हैं बड़ी नेशंस में जाके अपना सामान बेचने की। यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे सैनिटरी बैरियर्स लगाए जाते हैं, हाइजीन और वगैरह के, कि हम वेस्ट जो है वो नहीं लेगा, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं लेगा, ठीक है। इंडिया के लिए जैसे पीछे हमारी पोल्ट्री बैन हो गई थी US में कि नहीं, आपकी हाइजीनिक नहीं, आपके फैला हुआ है, विल नॉट टेक इट, ठीक है। तो आज भी ये हो रहा है। फिर हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, आज भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिक्टेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सब्सिडी जो हम देते हैं अपने फार्मर्स को MSP के रूप में, उसके ऊपर भी ये जो WTO है यहाँ पे कैप लगा हुआ है 10% का, कि आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। डेवलप्ड कंट्रीज 5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, हम 10% ज़्यादा नहीं सकते। ये भी डिक्टेट हमें इनको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है।
वर्ल्ड अब IMF ने हमारे साथ क्या किया, 1991 में हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जैसे श्रीलंका के पास अभी नहीं था, हमारे पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं है इंपोर्ट करने के लिए, हमको पैसा चाहिए था IMF से। इन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई, ठीक है, कि आप अपने आप को लिबरलाइज करो, आप अपने आप को प्राइवेटाइज करो, फिर हम पैसा देंगे। वी बाउ डाउन टू दैट प्रेशर, वी ओपनड आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो इन्होंने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्टेट करी है आज भी। तो इकोनॉमिक अरीना में तो आज भी जो है इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इक्विटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने बताया था चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी फॉलो कर रहा है ना, प्रेशराइजिंग स्मॉल स्टेट्स टू एक्सेप्ट लोन्स, बाद में नहीं दे पाते तो फिर वो बिक जाते हैं चाइना के हाथों। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या NIEO आज रेलिवेंट है, और अगर है तो इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है, और इसका यूज़ आज प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक और बात है, जैसे प्रोटेक्शनिज्म है, आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। US बोलता है हम अपना स्टील बेचेंगे, अब हम अपना ही कोयला लेंगे, आपका नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। सो दिस इज ऑल दिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एवरीथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इज NIEO स्टिल रेलिवेंट, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द चैप्टर ऑफ कोल्ड वॉर फ्रॉम माई साइड। कोल्ड वॉर क्या है, नाम क्या था, ठीक है, कैसे बना, उसकी प्रेजेंट डे रेलेवेंस कैसी है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हमने पढ़ा, उसकी प्रेजेंट डे रेलेवेंस आई गेव यू ओवरव्यू, आपकी इसमें बुक में नहीं है, जस्ट फॉर थॉट प्रोवोकिंग, फॉर सम रीजनिंग विच यू कैन डू योर सेल्फ, लुक इन टू दैट, रीड अबाउट इट, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।